देवी जी ने कहा जाता है कि बेटी के विवाह से पहले उसे शिक्षित बनाओ ताकि वह अपना घर परिवार सब कुछ संवार सके। और भारत में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाली और बहुत कम उम्र में इस भारत देश को 18 स्कूल देने वाली सावित्रीबाई फुले, जिनके इतिहास से आज भी कहीं ना कहीं भारत देश का जो एक बहुत बड़ा तबका है वो देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं हरियाणा में। जी, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर पुस्तकालय, भैणी बादशाहपुर, हिसार। और यहाँ पर तमाम टीम है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर एक कार्यक्रम था और कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, अभी पिछले दिनों जालंधर में एक कार्यक्रम हुआ था प्रबुद्ध भारत की तरफ से, जिसमें कि तमाम बच्चों ने जो पोजीशन हासिल की थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। लेकिन जो बच्चे केंद्र लेवल पर और जो स्टेट लेवल पर भी जिन्होंने कहीं ना कहीं अंक अच्छे हासिल किए, उनके लिए आज यहाँ पर जो गाँव के सरपंच जी हैं और पूरी टीम है जो इस पुस्तकालय को संभालती है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज उन्होंने भी अपने स्तर पर यहाँ पर बच्चों को पुरस्कार देकर एक तरह से उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। तो आइए मैं इन्हीं लोगों से पहले जानने का प्रयास करूंगी कि जो ये लाइब्रेरी यहाँ पर बनाई गई, इसका क्या उद्देश्य है और ये आइडिया कहाँ से आया। सर, नाम क्या है? मेरा नाम, सबसे पहले तो आपको और आपके एबी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम निहाल सिंह कसुआ है। निहाल जी, आप सरपंच हैं यहाँ के? हाँ जी, सरपंच है। सर, जानना चाहूंगी जो ये लाइब्रेरी बनी है ये आपके सानिध्य में बनी है, तो इस लाइब्रेरी का आइडिया कैसे आया और जो इसका नाम रखा है डॉक्टर BR अम्बेडकर पुस्तकालय? इस लाइब्रेरी का आइडिया, ये जो मेरे साथी हैं कुलदीप, ये अपना सुनील वगैरह, सभी ने, इन्होंने मेरे से मिलकर इलेक्शन में मैंने इनसे वादा किया था कि आप जो भी इस गांव के भलाई के लिए चीज़ मांगोगे मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो मतलब लगा कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, शिक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण है, पहली ज़रूरत है शिक्षा तो। सर, अभी वर्तमान में गांव के कितने बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं जो डेली एजुकेशन ले रहे हैं, क्या संख्या है अभी? लगभग मैडम है, सुबह से लेकर रात 10-11 बजे तक 60 से 70 बच्चे आते हैं। 60 से 70। अच्छा, ये भी जानना चाहूंगी, निःशुल्क कोचिंग या कुछ चार्ज ले रहे हैं? चार्ज नहीं है मैडम, निःशुल्क कोचिंग है बिल्कुल। तो यहाँ पर सर्व समाज के बच्चे आते हैं, पर्टिकुलर वही बच्चे? पूरे गांव से बच्चे आते हैं जी। पूरे गांव के बच्चे आते हैं। कोई बात नहीं है। तो देखिए, शिक्षा सबके लिए है। और जैसे कि अभी सर ने बताया है कि पूरे गांव के बच्चे आते हैं, कोई भेदभाव नहीं है किसी तरह का। तो ये भी जानना चाहूंगी, जो बाबा साहब का एक शिक्षा का उद्देश्य था, उसको किस तरह से देखते हैं और समझते हैं? बाबा साहब का उद्देश्य शिक्षा के प्रति बहुत बढ़िया था और मैं तो चाहता हूँ कि उस उद्देश्य को हम सब मिलकर पूरा करें। कौन सा उद्देश्य था सर? मैं वही जानना चाह रही हूँ कि उनका जो एक टारगेट था, एक लक्ष्य था या उद्देश्य था कि जो व्यक्ति शिक्षित हो जाए किस तरह से काम करेगा? उनका उद्देश्य सबसे पहले तो ये था कि सारा समाज एक हो और समान रूप से सबको सम्मान मिले, मतलब इक्वलिटी। है। लेकिन आज वर्तमान में क्या ऐसा हो रहा है? अभी काफी डिफरेंस है समाज में अभी भी। ऐसा क्यों है सर? अशिक्षा की वजह से जो लोग अभी पूरी तरह से शिक्षित नहीं हो पाए, वो अभी भी इन भावना से ग्रस्त है। आपने कहा कि जो लोग शिक्षित नहीं हो पाए, अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस VR गवई जी, उनके ऊपर तक पढ़े लिखे यानी कि अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने जूता फेंकने का प्रयास किया। और अभी एक जो ग्वालियर हाई कोर्ट में अधिवक्ता है अनिल मिश्रा, वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि जो डॉक्टर अम्बेडकर है उसका कोई योगदान नहीं है भारत के संविधान में। वो कह रहे हैं कि संविधान भारत का इन्होंने लिखा ही नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगे? ये उनकी गलत धारणा है जी। गलत धारणा उन्होंने लिखा है और वो इस कमेटी के हेड भी थे। मैं मानता हूं कि और लोगों ने भी सहयोग किया है, लेकिन बाबा साहब का सहयोग सबसे ज्यादा है। लेकिन सर, एक सवाल नहीं खड़ा होता कि 77 साल भारत को आजाद हुए हो गए, अब ये सवाल उठ रहा है, तो ये लोग इतने दिन से कहाँ सोए थे? ये तो आपकी बात सही है जी। सर, नाम क्या है? सुनील मैम। सुनील जी, आप लोग पूरी कमेटी में यहाँ देख रेख कर रहे हो, तो जानना चाहूंगी अब में और पहले जब ये लाइब्रेरी नहीं बनी थी, कितना परिवर्तन देख रहे हैं गाँव के बच्चों में? परिवर्तन तो बहुत ज्यादा हो चुका है मैम। पहले यहाँ हमारे गांव के युवा भी काफी नशे की गिरफ्त में थे, यहाँ बैठ के भी नशे करते थे वो। लेकिन एक सरपंच साहब के हमने संज्ञान में ये मामला दिया था कि यहाँ गांव में ऐसे ऐसे हो रहे हैं, तो सरपंच साहब ने हमारा साथ दिया था कि ये चीजें तो हम मिलजुल के हम खत्म करेंगे, तभी हमारा गांव और समाज आगे बढ़ेगा। तो ये सरपंच साहब को हमने आइडिया दिया था कि क्यों ना इसकी जगह एक लाइब्रेरी हो जाए, जिसमें पूरे हमारे गांव के बच्चे नशे की गिरफ्त से बाहर आए और वो पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएं। तो उसी उद्देश्य के साथ इस लाइब्रेरी का निर्माण हुआ था। तो मतलब बच्चों ने नशा कम कर दिया है या छोड़ ही दिया है? अब पहले जो यहाँ चीजें होती थी वो नहीं हो रही, अब जहाँ नशे होते थे ना वहाँ पढ़ाई हो रही है, तो काफी परिवर्तन हुआ इस लाइब्रेरी से गाँव में। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहूंगी, क्योंकि हरियाणा का एक सिनेरियो अगर हम उठाकर देखें, यहाँ आए दिन कहीं ना कहीं जाति के आधार पर अत्याचार शोषण बहुत होते हैं। तो इन चीजों को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आज संविधान भी है, आज लोग एजुकेटेड भी हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, तो ये जाति व्यवस्था खत्म क्यों नहीं हो रही है? जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए तो
समय तो लगना ही था, समय ज़्यादा हो भी चुका है, लेकिन बाबा साहब ने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए जो चीज़ें दी थी, वो उन चीज़ों पे हमारा समाज अभी तक काम कर ही नहीं रहा है। हमारे समाज को करना चाहिए था, जैसे बाबा साहब ने मूल मंत्र बताया था जाति प्रथा को खत्म करने के लिए, कि सबसे पहले तो इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए। अभी इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, लेकिन वो दूसरे वे में हो रही है, वो घर वालों के अगेंस्ट जाके हो रही है। लेकिन बाबा साहब का जो मंत्र था नहीं, वो सर्व सहमति वाला था, कि सर्व सहमति से अगर इंटरकास्ट मैरिज हो जाएंगे ना, तो ये जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो अभी तक उस पे काम हो ही नहीं रहा है। लेकिन हरियाणा में तो सर मैं देखती हूँ खाप पंचायतें बैठती हैं, बहिष्कार कर दिया जाता है, यहाँ तक कि लड़कियों को मार भी दिया जाता है। तो आज भी कहीं न कहीं एक छोटी सोच या कुंठित सोच है, तो इससे कैसे निजात मिलेगी? ये तो देखो सभी की अपनी अपनी धारणाएं होती है। जो आप खाप का उदाहरण दे रहे हो ना, खाप में बहुत सारे दलाल बैठे होते हैं, वो फैसला अपनी जाति को देख कर करते हैं कि मेरे जाति के लोगों को इससे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो उसी एवज में हमारे जो ऊपर अत्याचार या जातिगत भेदभावनाएं होती रहती है, वो खत्म होने का नाम ले रही है, क्योंकि जो फैसला करने वाले होते हैं वो पहले से ही जातिवादी मानसिकता वाले लोग बैठे होते हैं। सर अभी हरियाणा में पिछले दिनों एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसमें कि आईपीएस पूर्ण सिंह जी रहे और दूसरे जो संदीप लाठौर जी रहे। तो इन दोनों घटनाओं को किस तरह से देख रहे हैं? देखो, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने आवाजें उठाता है ना, वो वाई पूर्ण सिंह को जब ये लगने लगा कि मेरी सारी कोशिशें खत्म हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है, अब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने एट लास्ट, सबसे पहले सुसाइड कोई नहीं करता पहले एक बार में, जब उसके साथ बार बार वही चीजें होती है ना, कोई मतलब साथ नहीं देता उनका या कोई सुनता नहीं है। उन्होंने, जब हमने उनका लेख पढ़ा था, तो उन्होंने सामने आया था कि ये काफी समय से इस लड़ाई को लड़ रहे थे, लेकिन सिस्टम ने इनका साथ नहीं दिया। इन्होंने काफी शिकायतें की हुई थी, कोई समाधान नहीं हुआ, तो एट लास्ट उन्होंने सुसाइड को ये समझा कि इसके बाद हो सकता है मेरे को न्याय मिल जाए। लेकिन मरना तो सर कोई समाधान नहीं है ना। इधर संदीप लाठर जी ने भी सुसाइड कर लिया, उन्होंने भी सुसाइड किया। तो दोनों ने जो सुसाइड, कहीं ना कहीं समाज को एक डीमोरलाइज नहीं करता है। इन्हें रहकर जीते जी अपने आंदोलन करना चाहिए था, अपनी आवाज को मुखर करना चाहिए था, प्रशासन शासन इनसे भी लड़ना चाहिए था। मैडम, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमति रखता हूँ कि जब हमारे उनसे पद के अधिकारी ही इस तरह की चीजें करेंगे, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो उनको अपना आदर्श मानते हैं, आगे जाकर भविष्य में वो उनके बारे में कैसी धारणा बनाएंगे। तो ये फैसला तो उनका था, जो भी था वो गलत था, लेकिन उनको एट लास्ट ये नहीं करना चाहिए था, उनको अंत तक लड़ना चाहिए था। सिस्टम साथ दे या ना दे, उनको अपनी जगह खड़े होकर अपना स्टैंड बनाकर अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए थी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मेरे साथ में दो साथी हो रहे हैं। सर नाम क्या है? राजेश कुमार ब्लॉक राजेश कुमार, अच्छा अच्छा, ब्लॉक अध्यक्ष हैं यहाँ पे, क्षमा चाहूंगी मैं जी। जी। अभी वर्तमान में जिस तरह से लाइब्रेरी चल रही है और मैंने कुछ घटनाओं को लेकर यहाँ पर चर्चा की है, तो इन घटनाओं को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये जातिवाद का दंश है या फिर कहीं ना कहीं अपने आप खुद घुटने टेक देना? ये जातिवाद का तो बढ़ावा जी इस समाज में ऐसे काफी देखने को मिला जी। इसमें लोगों का मतलब बहुत ज्यादा वो होता है शोषण। जी। सर थोड़ा एजिटेशन फील कर रहे हैं जी। सर नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी। कुलदीप जी, आप भी यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं, तो जानना चाहूंगी पहले में और अब में कितना बड़ा परिवर्तन आया है और क्या कुछ नई चीजें यहाँ पर चल रही है ताकि बच्चे आगे बढ़ सके और एक नई दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाकर उन्नति कर सकें? सर्वप्रथम तो एनबी न्यूज़ 24/7 का मैं हमारे गांव में पहुंचने पर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष हमारे सरपंच साहब मौजूद हैं यहाँ पे, उनकी तरफ से और पंचायत की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप दिल्ली से चल के हमारे बीच में यहाँ पहुँचे और हमारी जो एक सकारात्मक सोच है उसको लेके आपने एक ये वीडियो शूट किया है यहाँ पे। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लाइब्रेरी है, हमारी जो टीम है लाइब्रेरी की, ये करीबन 2013 से इस गांव में शिक्षा को लेके काम कर रही है और उसी सिलसिले में जब भी इलेक्शन होने थे उससे पहले हमने जो भी हमारे सरपंच पद के उम्मीदवार थे उन सबके सामने हमने ये प्रस्ताव रखा था कि आप आने वाले समय में, जैसे कि बाबा साहब का जिक्र चल रहा है और ये लाइब्रेरी आपने अभी दिखाया, जैसे कि ये डॉक्टर BR अम्बेडकर पुस्तकालय के नाम से हमने रखा हुआ है यहाँ गाँव में, तो उन्होंने शिक्षा को लेके एक बहुत बड़ी अलग जगाई थी बाबा साहब ने। तो उसी सिलसिले में हमने इनके सामने डिमांड रखी थी और जैसे कि लोग मानते हैं कि बाबा साहब किसी विशेष जाति से संबंध रखते हैं या ऐसा मानते हैं जो लोग, उस धारणा को गलत सिद्ध हमारे सरपंच साहब ने किया है। जो इन्होंने लाइब्रेरी बनवाई और उसका जो नाम है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर पुस्तकालय के नाम पे रखा गया, क्योंकि वो भारत के वो सूर्य हैं जो शिक्षा को लेके उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे भारत का संविधान के निर्माण से लेके और भी तरह तरह की जो चीज़ें हैं महिलाओं के अधिकार के लेके और जातिवाद को लेके, या जैसे हमारे नौकरियों को लेके, निजीकरण को लेके, किसानों को लेके, कोई भी ऐसा वर्ग छूता नहीं है जिसके बारे में बाबा साहब ने संविधान में मेंशन ना किया हो।
आपने बहुत सारी बातें करी हैं बाबा साहब के बारे में, संविधान की बातें करी, महिलाओं के हक अधिकार की बात करी, किसानों की बात करी। लेकिन हम देखते हैं कि जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं जो बराक ओबामा, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि डॉक्टर अंबेडकर अगर हमारे देश में पैदा होते तो हम उन्हें दुनिया का सूरज कहते हैं। भारत रत्न से भी नवाजा गया है, बोधिसत्व की उपाधि भी उन्हें मिली है। लेकिन आज़ादी के 77 साल बीत चुके हैं, एक बहुत ही खूबसूरत लोकतांत्रिक उन्होंने संविधान भी दे दिया। लेकिन आज भी लोग कहीं न कहीं उन्हें जाति के आधार पर देखकर या बाँटकर उनकी योग्यता को कम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है कि बाबा साहब को जो मान-सम्मान हमारे देश में मिलना चाहिए था, वो आज तक उनको नहीं मिला है। आपने देखा है कि उनको जो भारत रत्न है, वो भी काफ़ी बाद में दिया गया, उनके मरणोपरांत दिया गया और आज भी जो छवि बनाई गई है, वो एक इस तरह से बना दी गई कि उनको एक विशेष जाति से या धर्म से जोड़ के रख दिया है। लेकिन ये देखिए सदियों से हमारे समाज के अंदर जो एक नकारात्मक जो सोच फैली हुई है जातिवाद को लेके और धर्म को लेके, उसको उन्होंने उखाड़ फेंकने का काम किया था। धीरे-धीरे समय लगता है इन चीज़ों में। आज से आप 50 साल पहले की बात देखोगे और आज के समय में जो परिवर्तन देखोगे, आज का हमारा जो युवा है, वो इस चीज़ को समझ चुका है कि हमें शिक्षित होके और जो तार्किक शिक्षा है, उस पे हमें काम करना है और वो जो तर्क के आधार पे जो शिक्षा प्रणाली जो विकसित की जा रही है, केवल बात ये नहीं है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में इन चीज़ों को लेके आज भी वाद-विवाद और आप कह सकते हैं कि विचार-विमर्श हो रहा है। तो उस चीज़ को लेके हमें सकारात्मक सोच रखनी होगी कि आने वाला समय है, उसमें जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे जो हमारे समाज में एक भेदभाव चलता रहता है, वो ज़रूर खत्म होगा और हम सबको मिलके इसके लिए प्रयास करना होगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आइए एक बार मैं थोड़ा-सा लाइब्रेरी और दिखा देती हूँ अंदर से कि लाइब्रेरी किस तरह से बनाई है और बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी है ये। तो आइए जैसे ही हम एंट्री करते हैं, सामने ही हमें जो इस भारत देश की कुछ नायिकाएँ हैं, जिन्हों का इस भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर तुम किसी बात की कल्पना कर सकते हो, तो उसे सच भी बना सकते हो। ये स्टेटमेंट है कल्पना चावला। जी हाँ, सभी जानते हैं कल्पना चावला का इतिहास। और फिर मैं मदर टेरेसा की बात करूँ तो महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कितना दिया, ज़रूरी ये है कि देते समय कितने प्रेम से दिया। बहुत खूब। और ख़ासकर शिक्षा की देवी जिन्हें कहा जाता है कि बेटी के विवाह से पहले उसे शिक्षित बनाओ ताकि वह अपना घर परिवार सब कुछ सँवार सके। और भारत में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने वाली और बहुत कम उम्र में इस भारत देश को 18 स्कूल देने वाली सावित्रीबाई फुले, जिनके इतिहास से आज भी कहीं न कहीं भारत देश का जो एक बहुत बड़ा तबका है वो अछूता है। और यहाँ पर तमाम जो नायक-नायिकाएँ हैं उनकी तस्वीरें भी लगी हुई हैं और साथ-साथ में उनकी कोटेशन भी लिखी हुई है। हर कोटेशन कहीं न कहीं अपने आप में एक प्रेरणा देती है, एक ऊर्जा का संचार करती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद है, डॉक्टर अंबेडकर हैं, तमाम ऐसे जो नायक-नायिका हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई है, कोटेशन भी है। तो साथियों मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस खूबसूरत लाइब्रेरी के लिए मैं एक बार फिर से इस गाँव के जो सरपंच हैं उनको धन्यवाद देती हूँ और पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह से शिक्षण संस्थान जगह-जगह पर खुल जाएँगे, तो कहीं न कहीं जो बच्चे हैं वो अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ जाएँगे। तो साथियों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।